हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का टेक्निकल हेल्पर का वैकेंसी जो निकल कर आया था उसी के बारे में हम लोग नया एक सीरीज लेकर आए हैं। यानी कि हम बता रहे हैं टेक्निकल हेल्पर का जो वैकेंसी आया है उसके लिए हम लोग क्लास स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। मॉर्निंग में 6 बजे डेली आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में 6 बजे डेली क्लास मिलेगा। स्टार्टिंग से मिलेगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल से लेके मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, सेल, बैटरी, आपको पूरा यूट्यूब पर फ्री पढ़ाया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है हम लोग बोरिंग टेक्नीशियन के स्टार्ट किए थे, बोले थे कि 50 क्लास बिल्कुल फ्री करवाएंगे, तो 50 क्लास बिल्कुल फ्री करवाए थे। इस बार मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 100 क्लास में आपको इलेक्ट्रिकल का करीब करीब चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा और टोटल एक क्लास से लेकर 100 क्लास तक कराया जाएगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट करके कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर, सेल, बैटरी, मैग्नेट, ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, पावर ट्रांसमिशन, इल्यूमिनेशन, सभी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज क्लास 1 है। क्लास 1 में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ ऑफलाइन विशेष प्रकार के बैच का आयोजन किया गया है, तो आप यहाँ आके तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर, कॉल नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। चलिए देर नहीं करते, सबसे पहले हम लोग को मैं बता दूं जो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का जो वैकेंसी निकला है वह 2 चरण में एग्जाम होगा। पहला चरण में 50 क्वेश्चन 50 नंबर का टेक्निकल एग्जाम होगा और दूसरा चरण में 100 नंबर का टेक्निकल एग्जाम होगा। हम सभी अदर सब्जेक्ट की नहीं बात कर रहे हैं, केवल हम टेक्निकल पढ़ाएंगे और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पढ़ाया जाएगा। क्लास की जो टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग में 6 बजे से रहेगा और 45 मिनट से लेकर 1 घंटा टाइमिंग रहेगा क्लास का। मॉर्निंग में जरूर आइएगा। चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल स्टार्ट करने से पहले अणु के बारे में पढ़ना है, परमाणु के बारे में पढ़ना है, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सब के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले अणु के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, अणु कहलाता है। अणु को जब विखंडित किया गया तो परमाणु प्राप्त हुआ और परमाणु को जब तोड़ा गया तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में विभाजित किया गया। क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी दे देता है, अगर किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण पूछेगा, बोलेगा किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण कहलाता है, ऑप्शन देगा अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो क्या करिएगा वहां पर आप अणु करिएगा। अगर यही क्वेश्चन में बोलेगा किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, अगर तत्व बोलेगा तो वह परमाणु कहलाता है। याद रखिए यही क्वेश्चन पूछता है, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, ऑप्शन अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अणु। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन आपको आता है, यह आपको कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हम जानते हैं कि कक्षा में जो रहता है वह न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, आओ कक्षा में नाभिक में जो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, और कक्षा में जो है वह इलेक्ट्रॉन आपको मूव करता है। कक्षा की बात करें तो पहला कक्षा K, L, M, N, O, P इसी तरह बढ़ जाता है। यह पहला कक्षा है, यह दूसरा कक्षा, यह तीसरा, यह चौथा, पंचवा, छठा। क्वेश्चन पूछता है कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा। तो यह फॉर्मूला है
2n(x)(y) क्या होता है 2n(x)(y)। जैसे पूछेगा कि m कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, तो m कौन सी कक्षा है, तीसरा, तो 2n(x)(y) होगा। अब 2n के जगह कितना 3 का x² करिए तो कितना होगा, 3 3 9 9 दूनी 18, यानी कि तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 18। कभी कभी जैसे पूछ देगा n कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, l कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो यह वह फार्मूला जो दिया है उससे आप निकाल सकते। कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है ना, तब यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, नहीं तो यहाँ से जनरली क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, अगर हम विखंडित किए हैं, अणु को तोड़े हैं तो परमाणु प्राप्त हुआ है, आप परमाणु को तोड़े हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्राप्त हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सबसे पहला तो यही क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ था, तो 1897 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ था, 1897 ईस्वी में हुआ था। कौन को खोज किया था, जे थॉमसन। कौन किया था, जे थॉमसन ने किया था। इस पर चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, तो -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम होता है। संकेत ई से सूचित करते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ था, 1897 ईस्वी में। कौन किया था, जे थॉमसन किया था। चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। और द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम होता है। ई से सूचित करते हैं। ठीक उसी तरह प्रोटॉन का खोज 1911 इसमें गोल्डस्टीन ने, किसी बुक में रदरफोर्ड दिया है, रदरफोर्ड नहीं, एनसीईआरटी के बुक में आपको क्या दिया है, गोल्डस्टीन। चार्ज क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पर आपको निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर यही चार्ज पर केवल प्लस लगा दिए हैं तो यह प्रोटॉन का चार्ज है। द्रव्यमान के 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। इसे P से सूचित करते हैं। प्रोटॉन हो गया। अब आइए न्यूट्रॉन का खोज 1932 ईस्वी में हुआ था और जेम्स चैडविक ने किया था। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। यह कैसा होता है, यह उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज आपका नहीं होता है। द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है और इसे N से सूचित किया जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा कि आपको इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, प्रोटॉन का खोज कौन किया था, न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था, तो ये आपको अब पूछा भी जाता है एग्जाम में। एक बात थोड़ा सा और आपको बता दूं, पहले आपको क्या मिला, अणु के बाद क्या मिला, परमाणु के बाद क्या प्राप्त हुआ, प्रोटॉन। मतलब द्रव्यमान के आधार पर हम लिख रहे हैं। प्रोटॉन के बाद आपको क्या मिला है, न्यूट्रॉन। और उसके बाद सबसे हल्का जो होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे हल्का जो होता है, सबसे भारी अणु, उससे भारी मतलब उससे कम परमाणु, उससे कम प्रोटॉन, उससे कम न्यूट्रॉन, और सबसे हल्का जो होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह से याद भी रखिए, क्वेश्चन में आता है निम्नलिखित में से सबसे भारी कण कौन है, तो ऐसे आपको याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब उसके बाद आपको पढ़ना है, जैसे कुछ पॉइंट है, बेसिक नॉलेज है। जैसे कह रहा है कि ऋणावेशित पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर। ऋणावेशित किससे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसी को ऋणावेशित करते हैं। आज जो ग्रहण करेगा, जो कण आकर इस पर जमेगा, तो द्रव्यमान ऑटोमेटिक है कि बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट में कह रहा है धनावेशित पदार्थ का द्रव्यमान घट जाता है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। धनावेशित का द्रव्यमान क्या होता है, धनावेशित का द्रव्यमान बढ़ जाता है क्योंकि घट जाता है, धनावेशित का द्रव्यमान घट जाता है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनों को
त्याग करता है। यही सब है। ऋण आवेश देने पर द्रव्यमान अधिक हो जाता है। ठीक है, यह छोटे छोटे जो पॉइंट है वह आपको बेसिक है, यह आपको जनरली जानना है। अब यहां से हम लोग को इलेक्ट्रिक स्टार्ट हुआ है, यहां से मेन इलेक्ट्रिक स्टार्ट हुआ। आखिर इलेक्ट्रिक है क्या? सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर बेसिक इलेक्ट्रिकल में विद्युत है क्या, विद्युत क्या है, इलेक्ट्रिक क्या है। तो इलेक्ट्रिक एक प्रकार का ऊर्जा है, इलेक्ट्रिक एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। फिर से रिपीट, इलेक्ट्रिक क्या है? यह एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है, यह एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। इसका उपयोग हीट के रूप में, लाइट के रूप में किया जाता है। अब बोलिएगा कि यह बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, हम इलेक्ट्रिक को देख रहे हैं, तो नहीं, वह इलेक्ट्रिक के प्रभाव को देख रहे हैं। वह इलेक्ट्रिक के प्रभाव के कारण बल्ब जल रहा है, वह इलेक्ट्रिक के प्रभाव के कारण पंखा चलता है, तो उसके कारण देखते हैं। अब उसे इसका उपयोग बल्ब हीट के रूप में भी करते हैं और लाइट के रूप में। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे इलेक्ट्रिक क्या है, तो यह एक प्रकार का ऊर्जा है। इसका उपयोग बहुत सारे क्षेत्र में किया जाता है, जैसे में हीट के रूप में हीटर, लाइट के रूप में बल्ब किया जाता है। अब सवाल है इलेक्ट्रिक का खोज कैसे हुआ था और किसने किया था और कैसे किया था। सवाल है इलेक्ट्रिक का खोज किसने किया था, कब किया था और कैसे किया था। तो सबसे पहले जानिए कि इलेक्ट्रिक का खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था, 2500 वर्ष पूर्व किया था। और कैसे किया था? स्टार्टिंग में एबोनाइट और रेशम के साथ जब घर्षण किया गया तो देखा गया कि उस पर चार्ज उत्पन्न हो रहा है, उस पर चार्ज उत्पन्न हो रहा है, अर्थात दूसरे पदार्थों को आकर्षित कर रहा है। तो इससे पता चला कि आपको इलेक्ट्रिक, जैसे यह पेन है, अगर पेन को बाल में घर्षण करिएगा और कागज के टुकड़े को आकर्षित करिएगा ना, तो इसमें कागज के टुकड़ा आकर्षित होता है, अर्थात इस पर चार्ज उत्पन्न होता है। तो कैसे इलेक्ट्रिक का खोज हुआ? एबोनाइट और रेशम को जब आपस में घर्षण किया गया तो उस पर चार्ज उत्पन्न हुआ, जिसके कारण पता चला कि इलेक्ट्रिक उत्पन्न हुआ। कौन किया था? थेल्स किया था। कब किया था? 2500 वर्ष पूर्व किया था। तो यही आपको दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक का खोज 2500 वर्ष पूर्व यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने किया था। थेल्स नामक वैज्ञानिक के घर्षण द्वारा एबोनाइट के क्षर और रेशम को जब घर्षण किया गया तो देखा गया कि इस पर इलेक्ट्रिक उत्पन्न हो रहा है, चार्ज उत्पन्न हो रहा है। अब सवाल है कि एबोनाइट और रेशम को जब घर्षण किया जाता है तो एबोनाइट पर कौन सा चार्ज उत्पन्न होता है? तो एबोनाइट पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है। और रेशम पर कौन सा चार्ज उत्पन्न होता है? रेशम पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। रेशम पर कौन सा चार्ज उत्पन्न होता है? रेशम पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर एबोनाइट और रेशम को घर्षण किया जाता है तो एबोनाइट पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है। एबोनाइट पर कौन सा चार्ज उत्पन्न होता है? पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है। और रेशम पर कौन सा? निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। अगर यही कांच को और रेशम के साथ घर्षण किया जाए तो कांच पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है और रेशम पर जो होता है वह निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। एक बात और बता, जैसे यह पेन को बाल में घर्षण कर रहे हैं तो पेन पर कौन सा चार्ज उत्पन्न होगा? बाल पर कौन सा चार्ज उत्पन्न होगा? तो पेन हार्ड है, तो दो पदार्थ को जब घर्षण करते हैं, जो पदार्थ हार्ड होगा, जो पदार्थ हार्ड होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है और जो सॉफ्ट होगा उस पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो पदार्थ हार्ड होगा, दो पदार्थों को जब घर्षण करते हैं और जो पदार्थ हार्ड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है और जो पदार्थ सॉफ्ट होता है उस पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। तो आपको यह एबोनाइट पर पॉजिटिव, रेशम पर निगेटिव, कांच पर पॉजिटिव, रेशम पर निगेटिव। अगर पेन और बाल में घर्षण किया जाए तो पेन पर पॉजिटिव और रेशम पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है।
ठीक उसी तरह आपको क्या है मतलब खोज हुआ था। इलेक्ट्रिक का खोज कौन किया था और कब किया था, कैसे किया था बता दिए। इलेक्ट्रिक का खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक किया था। कब किया था? 2500 वर्ष पहले किया था। और कैसे किया था? एबोनाइट और रेशम के साथ घर्षण करके किया था। अब सवाल है कि इलेक्ट्रिक क्या है, हम पढ़ लिए। इलेक्ट्रिक का खोज किसने, कब और कैसे किया, ये भी पढ़ लिए। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो इलेक्ट्रिक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिक और डायनेमिक इलेक्ट्रिक। स्टैटिक इलेक्ट्रिक किसे कहते हैं? वैसा इलेक्ट्रिक जिसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट नहीं किया जाता है। वैसा इलेक्ट्रिक जिसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट नहीं किया जाता है, अर्थात जहां उत्पन्न होता है वहीं समाप्त हो जाता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिक कहलाता है। जैसे घर्षण बल के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक दे रहा है। देखिए इलेक्ट्रिक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रिक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिक मतलब स्थिर विद्युत और डायनेमिक इलेक्ट्रिक मतलब गतिज विद्युत। अब बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिक क्या है? वैसा इलेक्ट्रिक जिसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, अर्थात जहां उत्पन्न होता है वहीं समाप्त हो जाता है, अर्थात घर्षण बल के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक, यह स्टैटिक इलेक्ट्रिक का एग्जाम्पल है। देखिए हम आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि हम बोल रहा हूं कि टेक्निकल हेल्पर की जो वैकेंसी आई है उसमें हम इलेक्ट्रीशियन से एकदम स्टार्टिंग से, देख लो स्टार्टिंग में पढ़ा रहा हूं, स्टार्टिंग से टोटल 100 क्लास कराऊंगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल से मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर 100 क्लास कराया जाएगा बिल्कुल फ्री। YouTube पर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, और इसी तरह हम आपको टोटल 100 क्लास बिल्कुल फ्री, कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो हमारे टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए। अभी तक हमारे जो चैनल पर मुख्य रूप से जो क्लासेज हो रहा था वह जनरली फिटर का, वेल्डर का, बोरिंग टेक्नीशियन का चल रहा था, लेकिन आज से हम लोग आपको बेसिक इलेक्ट्रीशियन का स्टार्ट कर दिया हूं, जो रुकने वाला नहीं है। आपको डेली मॉर्निंग में 6 बजे जरूर मिलेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं डायनेमिक इलेक्ट्रिक। डायनेमिक इलेक्ट्रिक, डायनेमिक इलेक्ट्रिक मतलब गतिज विद्युत। गतिज विद्युत किसे कहते हैं? वैसा इलेक्ट्रिक जिसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट किया जा सकता है। वैसा इलेक्ट्रिक जिसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है, जैसे थर्मल पावर के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक, एनटीपीसी के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक, सेल बैटरी के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक, जनरेटर के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक, सब यह ऐसा इलेक्ट्रिक है जिसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जा सकता है, सब डायनेमिक इलेक्ट्रिक कहलाता है। अब कुछ और भी जान लीजिए। भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? न्यूटन को कहा जाता है, यह तो जानते ही हैं आप। अब अगला जो हम लोग पॉइंट है, हम लोग पढ़ लिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक। अब जो हम लोग को पॉइंट्स पढ़ना है वह पढ़ना है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक। क्या? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक, यानी कि इलेक्ट्रिक किस किस माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक। अभी तक हम लोग क्या पढ़े? इलेक्ट्रिक क्या था? इलेक्ट्रिक आपको इलेक्ट्रिक का खोज किसने, कब और कैसे किया था। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक। अब आगे पढ़ रहे हैं हम लोग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक। आखिर इलेक्ट्रिक किस किस माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बाय हीट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? बाय हीट के द्वारा। बाय हीट के द्वारा। आप जानते ही हैं कि एनटीपीसी में कैसे बिजली का उत्पादन होता है। एक बॉयलर होता है, बॉयलर में पानी भरा होता है, कोयला से पानी को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। यह वाष्प के रूप में टरबाइन पर पड़ता है, और हम जानते ही हैं कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में
कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कॉइल या कंडक्टर को घुमाया जाता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कटता है, जिसके कारण ईएमएफ इंड्यूस होता है और जिसके कारण बिजली उत्पन्न होता है। तो एनटीपीसी में जो बिजली का उत्पादन होता है बाय हीट के द्वारा होता है। एनटीपीसी कहे तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट में आते हैं, बाई वाटर यानी कि पानी के द्वारा भी बिजली उत्पन्न किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे नदी पर बड़े बड़े डैम बना के जो आपको बिजली उत्पादन होता है वो बाई वाटर द्वारा होता है। बहुत पानी को इकट्ठा किया जाता है और वह हाई प्रेशर से टरबाइन पर छोड़ा जाता है और वह घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर या कॉइल घूमेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर या कॉइल घूमेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कटता है, जिसके कारण ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसके कारण बिजली उत्पन्न होता है। तो बाई वाटर के द्वारा भी बिजली आपको उत्पन्न होता है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वह बाई मैग्नेट। आप जनरेटर या अल्टरनेटर देखे हैं, उसमें बिजली कैसे उत्पन्न होता है? बाई मैग्नेट द्वारा। कहा जाता है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के आधार पर कि अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें कंडक्टर या कॉइल को घुमाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर या कॉइल को घुमाया जाता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कटता है, जिसके कारण ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसके कारण बिजली उत्पन्न होता है। अर्थात है आपको जैसे जनरेटर के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक, अल्टरनेटर के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक और डायनेमो के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक, यह बाई मैग्नेट का एग्जाम्पल है। एक बात थोड़ा सा और बता दूं, अल्टरनेटर किसे कहते हैं, जनरेटर किसे कहते हैं, डायनेमो किसे कहते हैं? जो मशीन डीसी उत्पन्न करे उसे जनरेटर कहते हैं। जो मशीन डीसी उत्पन्न करे उसे जनरेटर कहते हैं और जनरेटर के छोटे रूप को डायनेमो कहते हैं। साइकिल के पहिया में देखे होंगे छोटा छोटा लगा देते हैं लाइट के लिए, वह घूमता है तो लाइट जलता है और जब साइकिल रुक जाता है तो लाइट नहीं जलता है, वह डायनेमो है। डायनेमो के बड़े रूप को जनरेटर कहते हैं। और जो मशीन एसी उत्पन्न करता है उसे अल्टरनेटर कहते हैं। हम अल्टरनेटर भी पढ़ाएंगे, जनरेटर भी पढ़ाएंगे और डायनेमो के भी बारे में पढ़ाएंगे। लेकिन अभी आप लोग बोले कि स्टार्टिंग किए हैं तो बेसिक इलेक्ट्रिकल से स्टार्टिंग से, जो लड़का कुछ नहीं पढ़ा होगा इलेक्ट्रिशियन में उससे स्टार्ट कर रहा हूं और आपको 100 क्लास कराने का प्रॉमिस कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं, जो डेली मॉर्निंग में 6 बजे आपको क्लास मिलेगा। अभी फिलहाल रिकॉर्डेड क्लास रहेगा। आप लोग अगर कमेंट में लाइव क्लासेस करना चाहते हैं मॉर्निंग में 6 बजे तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं डेली 6 बजे लाइव आकर पढ़ाऊंगा। लेकिन आप लोग बताना होगा वहाँ लाइव पढ़ना चाहते हैं कि नहीं। अब उसके बाद बाई मैग्नेट के द्वारा आते हैं। अब उसके बाद बाई केमिकल। आपको मालूम ही है कि केमिकल के द्वारा भी इलेक्ट्रिक उत्पन्न होता है। सेल बैटरी के नाम सुने हैं। सेल बैटरी में केमिकल रिएक्शन द्वारा ही विद्युत उत्पादन किया जाता है। अब बोलिए सेल क्या है? सेल एक ऐसा सिस्टम या डिवाइस है। सेल ऐसा, सेल बैटरी एक पूरा चैप्टर है, उसमें हम पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल कुछ लाइनों में हम बता रहे हैं सेल क्या है। वैसा सिस्टम या डिवाइस है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। सेल क्या है? ऐसा सिस्टम या डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, सेल कहलाता है। और सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। इसके द्वारा डीसी करंट उत्पन्न किया जाता है। और यह किसके द्वारा इलेक्ट्रिक उत्पन्न होता है? बाई केमिकल के द्वारा। सेल मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। अब बोलिएगा प्राइमरी सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राइमरी सेल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, वोल्टाइक सेल, डैनियल सेल, लेक्लांचे सेल और ड्राई सेल यानी कि शुष्क सेल। तो इस प्रकार के आपको सेल का भी विभाजन किया गया है। प्राइमरी सेल जो रिचार्ज लेवल नहीं होता है और सेकेंडरी सेल जो रिचार्ज लेवल होता है। बाकी जब सेल बैटरी हम पढ़ाएंगे उस समय विस्तार से आपको पढ़ाया जाएगा। अब उसके बाद बाई केमिकल के द्वारा पढ़ने के बाद बाई सन रे।
जानते ही हैं कि सूर्य के प्रकाश द्वारा भी विद्युत उत्पन्न किया जाता है। सूर्य यानी कि कोई भी सोलर जो प्लेट आप देखे होंगे, सोलर प्लेट पर अगर लाइट पड़ता है तो वह लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब कभी कभी पूछता है कि जो सोलर प्लेट होते हैं वह उस पर किसका लेयर चढ़ा होता है। जनरली जो वह लेयर होता है वह सिलिकॉन का होता है, और वह सिलिकॉन का जो होता है ना वो डायोड होता है। वह कौन सा डायोड होता है? फोटो डायोड होता है। अब फोटो डायोड का काम क्या है? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब फोटो डायोड किस मटेरियल का बना होता है? सिलिकॉन का। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्लेट पर लेयर चढ़ा हुआ है वह सिलिकॉन का है। फिर से मैं बताऊं, सोलर प्लेट पर वो जो लेयर होते हैं वो जनरली फोटो डायोड होते हैं। अब फोटो डायोड का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना। क्या काम होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना, और वह फोटो डायोड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और रीवा में जो अभी एक सोलर प्लांट बना है वह एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बना है। आने वाला भविष्य में हमारा विद्युत का उत्पादन जो होगा वह सोलर पैनल द्वारा ही बहुत मात्रा में किया जाएगा। ठीक है, तो बाई सन रे था। अब उसके बाई आते हैं बाई एटम द्वारा, यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके विखंडन से भी इलेक्ट्रिक उत्पन्न होते हैं। जैसे यूरेनियम के विखंडन करते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिक उत्पन्न। न्यूक्लियस पावर प्लांट का नाम सुने होंगे। न्यूक्लियस पावर प्लांट में जो बिजली का उत्पादन होता है ना, वह यूरेनियम के विखंडन द्वारा, एटम के विखंडन द्वारा ही विद्युत उत्पादन किया जाता है। अब बोलिएगा, एक और बात कहा जाता है कि यूरेनियम के विखंडन द्वारा जो बिजली का उत्पादन होता है ना वो कोयला से सस्ता होगा, लेकिन उसका मतलब कि दोष क्या है? वह आबादी वाले क्षेत्र में नहीं बनाया जाता है। अगर लीकेज हो हल्का फुल्का तो पूरा आबादी को वह प्रभावित कर देता है। दूसरी बात एक और है कि हमारे देश में यूरेनियम प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है और लो क्वालिटी का पाया जाता है। तो उस यूरेनियम का प्रयोग जो हम लोग जनरली करते हैं वह आपको परमाणु बम बनाने के लिए करते हैं। अब बोलिएगा कि यूरेनियम हम खरीदते क्यों नहीं है अगर सस्ता पड़ता है तो दूसरे देश यूरेनियम ज़्यादा मात्रा में नहीं देगा, क्योंकि जानता है कि यूरेनियम अगर देंगे तो वह परमाणु बम बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको न्यूक्लियस पावर प्लांट में जो बिजली उत्पादन होता है वह एटम के विखंडन द्वारा होता है, और वह एटम किसके विखंडन होते हैं? यूरेनियम के विखंडन द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। अभी जो हम लोग आपको बता रहे हैं वह सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक बता रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक किस किस माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद बाई ईयर फ्रिक्शन फोर्स। बाई ईयर फ्रिक्शन, पवन चक्की का नाम सुने होंगे। समुद्री इलाके में जो चक्की लगे होते हैं, पंखे लगे होते हैं, वहां पर भी बिजली का उत्पादन। हवा चलता है, पंखी चलता है, पंखे के साथ टरबाइन कनेक्ट होता है, उसके साथ अल्टरनेटर कनेक्ट होता है और उसके द्वारा बिजली उत्पादन होता है। भारत में मात्र 2% बिजली का उत्पादन पवन चक्की द्वारा किया जाता है। बाकी जो होते हैं सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो बिजली का उत्पादन होता है वह एनटीपीसी के द्वारा होता है, नेशनल थर्मल पावर द्वारा होता है। बाय हीट के द्वारा सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन होता है। अब है हम लोग पढ़ लिए कि इलेक्ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रिक का खोज किसने, कब और कैसे किया था। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक पढ़ लिए और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पढ़ लिए। आगे अब हम लोग को पढ़ना है कंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में और सेमीकंडक्टर के बारे में। कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है और सेमीकंडक्टर क्या है, हम पहले ही आपको बता दें। एकदम बेसिक से, स्टार्टिंग से मोटर जनरेटर तक, ट्रांसफार्मर तक, अल्टरनेटर तक, पावर जनरेशन तक, टोटल इलेक्ट्रिशियन का 100 क्लासेज प्रोवाइड करवाएंगे जो बिल्कुल फ्री होगा। और आपको मॉर्निंग में 6 बजे अभी रिकॉर्डेड मिलेगा। आप लोग कमेंट करिएगा तो लाइव भी लेकर हम आएंगे। चलिए जानते हैं सबसे पहले कंडक्टर है क्या। देखिए कंडक्टर के बारे में जैसे आप लोग पढ़े होंगे, बोलचाल की भाषा में सीधा बोलते हैं कि जिसमें करंट फ्लो होता है उसी को कंडक्टर कहते हैं। लेकिन हम लोग टेक्निकल पढ़ रहे हैं, हम लोग आईटीआई पास कर चुके हैं, तो टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। वैसा पदार्थ जिसके बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, वैसा पदार्थ जिसके बाहरी कक्षा में कितना, 4 से
कम इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, अर्थात जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो सके। देखिए क्या लिख रहा है, वैसा पदार्थ जिसके बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, अर्थात बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम हो, अर्थात जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो सके, उसे कंडक्टर कहते हैं। अच्छा कंडक्टर चांदी है, उसके बाद तांबा है, उसके बाद एल्युमिनियम है। यह 3 तक ही याद रखिए। बोलेगा कि सबसे कंडक्टिविटी के आधार पर सबसे अच्छा चालक कौन है, तो चांदी, जिसकी कंडक्टिविटी 98% होता है। कंडक्टिविटी के आधार पर दूसरा सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन है, तांबा, जिसकी कंडक्टिविटी 90% होता है। और कंडक्टिविटी के आधार पर एल्युमिनियम कैवें स्थान पर आता है तीसरे, जिसकी कंडक्टिविटी 60% होता है। तो चालक किसे कहते हैं, जिसकी आउटर ऑफ मोस्ट ऑर्बिट में बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो चालक, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो कुचालक, और जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो उसे सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक कहते हैं। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एक अच्छे चालक की, एक अच्छा जो चालक है उसकी विशेषता क्या होता है। हम पहले ही बोले हैं, हम एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, शुरुआत से पढ़ाएंगे और लास्ट तक पढ़ाएंगे। और कितने क्लास में पढ़ाएंगे, टोटल 100 क्लास में पढ़ाएंगे। क्लास कब प्रोवाइड होगा, मॉर्निंग में 6 बजे। अभी रिकॉर्डेड होगा, आप कमेंट करिएगा तो लाइव भी पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। एक बार सभी क्लासेज पढ़िए और हमारा क्लासेज पढ़िए, अच्छा लगेगा तब पढ़िए, नहीं अच्छा लगेगा मत पढ़िए। आज जितने भी चैनल हैं सब लोग पेड कोर्स ला रहे हैं, मैं आपको फ्री पढ़ाऊंगा, प्रॉमिस करता हूं। YouTube पर आपको यह पहला ऐसा YouTube चैनल होगा जो बेसिक इलेक्ट्रिकल से लेके पावर जनरेशन तक, इल्यूमिनेशन, ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर सब फ्री में पढ़ाएगा। कोई आपको इलेक्ट्रिकल पढ़ने के लिए पैसा नहीं लगेगा। और जैसा हम पढ़ाते हैं वैसे आप नोट्स बना लीजिएगा, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। देखिए एक अच्छे चालक की विशेषता क्या होती है, वह चालक जिसकी चालकता अधिक हो। कोई चालक पदार्थ हो और जिस अच्छा कब माना जाएगा, जिसकी कंडक्टिविटी हाई हो। जैसे चांदी, चांदी की कंडक्टिविटी कितना परसेंट होता है, 98%, इसलिए तो अच्छा माना जाता है। तांबा, उससे कम कंडक्टिविटी होता है, कितना, 90%, तो उससे कम अच्छा माना जाता है। तो चालक किसे अच्छा मानेंगे, जिसकी कंडक्टिविटी हाई हो। पहला पॉइंट में यही दिया है। दूसरा पॉइंट में कह रहा है चालक का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है क्या, प्रतिरोध किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। करंट के बहाव में रुकावट उत्पन्न होने की क्रिया को रेजिस्टेंस कहते हैं। करंट के बहाव में रुकावट उत्पन्न होने की क्रिया को रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका यूनिट ओम होता है और इकाई घन का जो प्रतिरोध होता है उसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और इसे रो से सूचित किया जाता है और इसका पदार्थ के लिए कांस्टेंट वैल्यू होता है। इसका वैल्यू चालक की प्रकृति पर डिपेंड करता है। चांदी का है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट में कह रहा है कि चालक डक्टाइल और मेलाबिलिटी हो। कोई जो है तार बनाइएगा तो वही तार जिसमें डक्टिलिटी के गुण के कारण तार खींचा जाता है, तो कोई तार बनाने वाला मटेरियल पर डक्टिलिटी का भी गुण होना चाहिए और मेलाबिलिटी का गुण होना चाहिए। चौथा पॉइंट में कह रहा है कि गुड कंडक्टर वायुमंडल को प्रभावित कम से कम होता है, यानी कि जो अच्छे चालक होते हैं ना वह वायुमंडल से कम प्रभावित होते हैं। वायुमंडल से कम प्रभावित होना भी चाहिए, वही अच्छा चालक माना जाता है। अब है कंडक्टर को हम लोग 3 वर्गों में विभाजन कर दिए हैं, सॉलिड कंडक्टर, लिक्विड कंडक्टर और गैस कंडक्टर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सॉलिड कंडक्टर के अंतर्गत क्या आता है,
लिक्विड कंडक्टर के अंतर्गत क्या आता है और गैस कंडक्टर के अंतर्गत क्या क्या आता है, हम आपको पूरा डिटेल अंदरूनी जितना डीपली आप पढ़ सकते उतना हम पढ़ाएंगे, मोटर्स लेके जनरेटर तक। लेकिन हम अपने यूट्यूब चैनल पर इलेक्ट्रीशियन पहली बार स्टार्ट किए हैं, तो आप लोग का सबका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम लोग क्या है कि सॉलिड कंडक्टर कितने प्रकार के, जैसे चांदी, चांदी क्या है, सॉलिड कंडक्टर है। यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है और जिसकी कंडक्टिविटी 98% होता है। ये तो पूछता ही है जी, गुड कंडक्टर पूछता ही है, बहुत बार कॉमन क्वेश्चन हो गया है, कॉमन क्वेश्चन हो गया, ये सबको जानना चाहिए। और ये क्वेश्चन गलती कर रहे हैं ना, एग्जाम में रिजल्ट नहीं होगा। कभी भी एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन से रिजल्ट नहीं रुकता है। कभी भी एग्जाम में इजी क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा, क्योंकि इजी सभी स्टूडेंट गलत नहीं करता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 960, ये भी कई के एग्जाम में, एमपीबी का एग्जाम हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एमपी का, उसमें पूछा था, यह बहुत बार पूछता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट अभी तक मैं नहीं देखा हूं किसी एग्जाम में, 1954 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका अपेक्षिक घनत्व 10.47 होता है। इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है और इसकी चालकता 98% होता है। इसका प्रयोग आभूषण बनाने के लिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। अब बोलिए कि इससे कहाँ का क्वेश्चन पूछ सकता है, हम बता दे रहे हैं अभी तक कहाँ का पूछा है। सबसे अच्छा चालक चांदी, गुड कंडक्टर चांदी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कितना, फर्स्ट 1 नंबर क्वेश्चन। दूसरा, इसका मेल्टिंग पॉइंट पूछा है जी, इसका मेल्टिंग पॉइंट पूछा है कितना, 960 है, 960 है। उसके बाद इसका क्या होता है, चालकता 98% होता है। यानी कि यहां से 3 क्वेश्चन पूछा गया। जहां तक मेल्टिंग पॉइंट की बात है तो फिर से मेल्टिंग पॉइंट हम रिवाइज करवा रहे हैं, सुनो। जैसे बोल रहे हैं टीन का मेल्टिंग पॉइंट 230, लेड का 327, जिंक का 420, जिंक का 420, एल्युमिनियम का 659, चांदी का 960, उसके बाद पीतल का 1010, सोना का 1063, कॉपर का 1083, कास्ट आयरन का 1150 से 1250, कास्ट आयरन के बाद पिग आयरन का 1340, पिग आयरन के बाद माइल्ड स्टील का 1530, माइल्ड स्टील के बाद लोहा का 1539, रॉट आयरन का 1600, टंगस्टन का 3380 और तब लास्ट में डायमंड का 3600। जो हम मेल्टिंग पॉइंट बोल दिए ना वह याद कर लो, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। उसमें भी चांदी का भी बताएं 960 होगा। चांदी के आगे पीछे याद करना है तो उसके बाद पीतल का होता है 1010 और सोना का होता है 1063 और उसके बाद कॉपर का होता है 1083। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड कंडक्टर। और सॉलिड कंडक्टर के अंतर्गत कौन कौन आता है आपको, जैसे चांदी के बारे में पढ़ना है, कॉपर के बारे में पढ़ना है और एल्युमिनियम के भी बारे में पढ़ना है। कॉपर यह विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, दूसरा सबसे अच्छा चालक है। पहला कौन है, चांदी। इसका मेल्टिंग पॉइंट 1083 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी पूछता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट अभी तक हम नहीं पढ़े हैं, 2310 होता है, नहीं एग्जाम में ज्यादा पूछता है, लेकिन इसकी चालकता 90% होता है। बोलिए कि इससे कितने क्वेश्चन, तो पहला पॉइंट पूछा गया है क्वेश्चन, इसका मेल्टिंग पॉइंट ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, इसकी चालकता ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, इससे भी 3 क्वेश्चन। हम आपको बताते भी चलेंगे कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन ऑप्शन पर कैसे बनता है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन लैंग्वेज पर कैसे बनता है। बाकी आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपको पूरा क्वेश्चन डिटेल बताया जाएगा। अब उसके बाद आते हैं एल्युमिनियम। देखिए एल्युमिनियम के बारे में कहा जाता है यह विद्युत एवं ऊष्मा का अच्छा चालक कैवा नंबर का है,
तीसरा नंबर का। इसका मेल्टिंग पॉइंट 659, इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछता है। इसकी चालकता कितना परसेंट, 60% होता है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाता है और तीसरा क्वेश्चन चालकता पूछा जाता है। ये तीनों क्वेश्चन आप याद कर लो, इससे ज्यादा इसमें से नहीं पूछा जाएगा। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सॉलिड कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे थे। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह लिक्विड कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, लिक्विड कंडक्टर के बारे में। हम पहले ही बोले थे कि कंडक्टर मुख्य रूप से जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। कंडक्टर जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के, सॉलिड कंडक्टर, लिक्विड कंडक्टर और गैस कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब लिक्विड कंडक्टर, कुछ वैसे द्रव पदार्थ होते हैं जिसमें करंट फ्लो होता है। कुछ वैसे द्रव पदार्थ होते हैं जिसमें करंट फ्लो होता है, जैसे H2SO4 का घोल, H2SO4 का घोल, CuSO4 कॉपर सल्फेट का घोल और NaCl का घोल, इसके द्वारा करंट फ्लो होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी द्रव पदार्थ होते हैं जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है। डिस्टिल वाटर, ट्रांसफार्मर, याद रखना, डिस्टिल वाटर, ट्रांसफार्मर ऑयल, यानी कि ट्रांसफार्मर में जो उपयोग होने वाला है वह तेल, उसके बाद आपको ग्लूकोज, उसके बाद यूरिया, उसके बाद एल्कोहल, ये जितने हम बताए हैं इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। क्वेश्चन आता है निम्न में से किस पदार्थ में करंट फ्लो नहीं होता है, तो याद रखने का ये सब में होता है करंट फ्लो, और किस में नहीं होता है, फिर से जिस किस में नहीं होता है, डिस्टिल वाटर, ट्रांसफार्मर ऑयल, ग्लूकोज, ठीक है, एल्कोहल, शुगर, यूरिया, यह सब में करंट फ्लो नहीं होता है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गैस कंडक्टर। कुछ वैसे भी गैस होते हैं जिसमें करंट फ्लो होता है। कुछ ऐसे भी गैस होते हैं जिसमें करंट फ्लो होता है। और जितनी अक्रिय गैस का नाम आप सुने होंगे वह सब अक्रिय गैस में करंट फ्लो होता है, यानी कि अक्रिय गैस को गैस कंडक्टर के नाम से जाना जाता है। अब अक्रिय गैस में कौन कौन से आते हैं, तो वह है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और यह रेडॉन होगा। यह क्या है, रेडॉन। यह सब जो है वह अक्रिय गैस है और अक्रिय गैस में करंट फ्लो होता है। यह क्या था, गैस कंडक्टर। अब उसके बाद सुपर कंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि सुपर कंडक्टर जो है ना वह एक काल्पनिक है। सुपर कंडक्टर क्या है, यह एक प्रकार का काल्पनिक है। कहा जाता है कि वैसा चालक जिसका रेजिस्टेंस का मान एक निश्चित तापमान पर शून्य हो जाए, यानी कि वैसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस का मान एक निश्चित तापमान पर शून्य हो जाए, सुपर कंडक्टर कहलाता है। यह 0 केल्विन पर या -273 डिग्री सेल्सियस पर शून्य हो जाता है। यह एक प्रकार का काल्पनिक है, इसे आज तक प्राप्त नहीं किया गया है। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आखिर सुपर कंडक्टर कैसा होगा, तो बोलना कि 0 केल्विन पर जो कंडक्टर होगा वह सुपर कंडक्टर के जैसा काम करता है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कंडक्टर। हम क्या क्या आपको बोले हैं कि चालक, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो कंडक्टर हो चुका है। अब उसके बाद हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, अर्धचालक के बारे में। ऐसे अर्धचालक के बारे में जनरली ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे ना, वहाँ आपको बताएंगे। अभी फिलहाल हम आपको क्या बता रहे हैं, अभी फिलहाल केवल सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन बताएंगे। सेमीकंडक्टर आखिर है क्या, तो सबसे पहले मैं बता दूं, सेमीकंडक्टर अर्धचालक वैसा पदार्थ जिसके बाहरी कक्षा में चार्ज इलेक्ट्रॉन हो, वैसा पदार्थ जिसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो, अर्थात वह कंडक्टर के भी समान काम करता है और इंसुलेटर के भी समान काम करता है। जैसे आपको मालूम है कि मोबाइल के एक ही बटन से ऑन भी होता है और एक ही बटन से ऑफ भी होता है, तो वह जो मोबाइल का बटन होता है वह सेमीकंडक्टर का बना होता है, और जब
ऑन होता है तो वह कंडक्टर के जैसा काम करने लगता है, और जब ऑफ हो जाता है तो वह इंसुलेटर के जैसा काम करने लगता है। अर्थात सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसके बाहरी कक्षा में क्या हो? 4 इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? 4 इलेक्ट्रॉन हो। अर्थात वह कंडक्टर के भी समान काम करता हो, अर्थात वह इंसुलेटर के भी समान काम करता हो। क्या कहलाता है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, गैलियम, याद लिख लीजिए, बोरॉन भी होता है और गैलियम भी होता है। सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना, वह एनटीसी के जैसा काम करता है। एनटीसी के जैसा काम करता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अर्थात तापमान के मान को बढ़ाइएगा ना तो इसका प्रतिरोध का मान कम होगा। टेम्परेचर के मान को बढ़ाइएगा तो आर का मान जो होता है वह कम होता है। लेकिन यही कंडक्टर होता है तो पीटीसी के जैसा काम करता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अर्थात वहां तापमान के मान को बढ़ाइएगा तो वहां प्रतिरोध के मान बढ़ता है। कंडक्टर पीटीसी के जैसा काम करता है और सेमीकंडक्टर एनटीसी के जैसा काम करता है। तो आज का जो हम लोग क्लास पढ़ रहे हैं ना, वह सेमीकंडक्टर तक ही रहने दीजिए। यह बेसिक इलेक्ट्रिकल का लेक्चर 1 था। हम टोटल कितना क्लास बोले हैं आपको कराने के लिए? 100 क्लास करवाएंगे। टेक्निकल हेल्पर का 100 क्लास करवाएंगे। कोई बैच लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। YouTube पर बिल्कुल फ्री क्लास चलेगा। और जिसको और ज्यादा डीपली पढ़ना है, जिसको 100% रिजल्ट चाहिए, नोट्स चाहिए, सेट चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो हमारे ऑफलाइन बैच में जरूर ज्वाइन करिए। हमारे ऑफलाइन क्लासेज में सभी प्रकार की सुविधा आपको उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन आपको बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं। हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह का डेली क्लास आपको मॉर्निंग में 6 बजे मिलेगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लाइव पढ़ना है आपको कि रिकॉर्डेड द्वारा पढ़ना है। अगर लाइव पढ़ना